आज के शो में रुपये की बदतरीन गिरावट जारी, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माशी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहने से मार्केट में मजीद गिरावट का अंदेशा। माशी महाज पर इमरजेंसी सूरत हाल, फौरी अहम फैसले लेने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, माशी सूरत हाल पर नज़र डालने से कबल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल आज रखना चाहेंगे। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है हम सबके सामने है। कुछ दिन कबल जो एहतजाज शुरू हुआ, फिर उसके बाद वहाँ के हुक्मरानों के घरों को आग लगा दी गई। आज वहाँ पर फैसला हुआ है कि जो राजापक्सा फैमिली है, उनके जो अलाइज हैं, उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये एक ऐसा बहरान है जो कि जन्म मईशत से लिया और फिर एक सियासी बहरान में आता हुआ नजर आया। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल भी आई जब एक वक्त ऐसा आया जब अपोजिशन पार्टी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रही थी, वो उसको नेशनल गवर्नमेंट में आने की ऑफर भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पार्टी हुकूमत में आने को तैयार नहीं थी। राजापक्सा ने तकरीबन 2 दहाई तक कहा गया कि साल 2005 से 2015 के दौरान एक हुक्मरानी का उनका टेन्योर था। 2019 में जब वो एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव के साथ आए तो उन्होंने कुछ अहम वादे किए। उन्होंने कहा कि लोगों में महंगाई कम करेंगे, उनके लिए रिलीफ पैदा करेंगे। कुछ इकदामात का ऐलान भी किया, जैसे मिसाल के तौर पे वैल्यू एडेड टैक्सेस को 15% से कम कर 7% कर दिया। साथ साथ उनकी तरफ से हमने देखा कि एनुअल जो टैक्सेबल लिमिट होती है एनुअल इनकम पे, उसको 0.5 मिलियन से बढ़ाकर तकरीबन 3 मिलियन श्रीलंकन रुपीस कर दिया गया। फिर हमने देखा कि बजट डेफिसिट बढ़ा। अगर वहाँ की माशी आपको कारकर्दगी की मिसाल आपके सामने स्कोर कार्ड रखें तो बजट डेफिसिट बढ़ा। उसके बाद रुपए को प्रिंट, यानी वहाँ का जो श्रीलंकन रुपीज़ है उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। फिर उस सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि जब उनकी करेंसी पे प्रेशर आना शुरू हुआ तो उन्होंने उसको रेजिस्ट किया, डिवैल्यूएशन नहीं होने दी। करेंसी को एक तरह से उन्होंने फिक्स कर दिया, 200 रुपये जो श्रीलंकन अगेंस्ट डॉलर पे फिक्स कर दिया गया। इसको रेजिस्ट किया गया डिवैल्यूएशन को, साथ साथ रिजर्व्स डिक्लाइन होते गए। एक सूरत हाल ऐसी आ गई जब इंपोर्ट्स करने के लिए उनकी स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी, और इस सूरत हाल के अंदर जब ऑयल इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन होना शुरू हुए तो वहां पर लोड शेडिंग का आगाज हो गया। तकरीबन 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई, जिसका इंपैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, हाउस होल्ड पर आना शुरू हो गया। फिर यह सूरत हाल यहाँ रुकी नहीं। हमने देखा साल 2020 में उनकी तरफ से इंपोर्ट्स कर्व करने के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई। 2021 में केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन कहा गया केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट की पाबंदी को बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद मईशत संभलने को नहीं आ रही थी। फिर हमने देखा कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब उनके रिजर्व्स मार्च 2021 में जब मार्च के महीने तक $150 मिलियन रह गए, इन्फ्लेशन रेट बढ़कर तकरीबन 19% हो गया, फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 30% पर आ गई, पेट्रोल प्राइसेस के अंदर तकरीबन 45% का इजाफा, 43% का पेट्रोल में, डीजल में 45% का इजाफा हुआ। हालात ये आए कि एक सियासी बहरान की शक्ल वो सब इख्तियार कर गया। उनकी बेइंतहा कीमती गाड़ियों को इस वक्त लोगों ने आग लगाई, घरों पर उनके आग लगाई गई। ये सूरत हाल हमने श्रीलंका की देखी नाज़रीन। तो पाकिस्तान के लिए मौजूदा सूरत हाल में जहां हम खड़े हुए हैं, इससे सीखने के लिए क्या सबक है? मौजूदा वज़ीर आज़म मिफ्ता इस्माइल साहब क्या इस काबिल हैं कि पाकिस्तान की मईशत को, जिस मझधार में फंसी हुई है कश्ती, इसको निकाल सकें या कम से कम संभाल सकें? इतनी कैपेबिलिटी है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनमें? जो मुश्किल तरीन फैसले करने हैं उसमें ताखीर की वजह से कितना नुकसान पाकिस्तानी मईशत का हो रहा है? बार बार श्रीलंका की मिसाल क्यों दी जा रही है? क्या खुदा ना खास्ता हालात उस तरफ जा सकते हैं? शमसुल इस्लाम साहब कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, आप SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। जनाब SN मेहनती साहब एक एनालिस्ट स्टॉक मार्केट के हैं, कमोडिटीज़ में COB RFI कमोडिटीज़ के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए मैं आबिद सुलेरी साहब से अगर प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूँ। सुलेरी साहब, क्या आप समझते हैं लेसन्स टू लर्न फ्रॉम श्रीलंका पाकिस्तान के लिए, जहां हम खड़े हुए हैं इस वक्त, हमें किस तरह बचना होगा ऐसे क्राइसिस से, ये पॉपुलिस्ट डिसीजन से, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में पड़ती है? और क्या मिफ्ता इस्माइल साहब हमें इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं? आप साहब देखिए, इस पर जो श्रीलंका को अगर देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सिमिलर नज़र आती हैं जो हमारे यहाँ टेम्पटेशन है इस वक्त। राजापक्सा गवर्नमेंट ने आते ही जो किया, उन्होंने GST को हाफ कर दिया। जो टैक्स स्लैब थी वो एकदम से बढ़ा दी, जो थ्रेशोल्ड था, मिनिमम थ्रेशोल्ड जिस पे टैक्स पे करना है। एक्सचेंज रेट को उन्होंने रोके रखा।
120 पे उसको नहीं बढ़ने दिया और अपने जो रिजर्व्स थे वो सारे के सारे उसमें बंद कर दिए। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो कि श्रीलंका ने की और उसके नतीजे में उसको $51 बिलियन का डिफ़ॉल्ट करना पड़ा। इस वक्त हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत उसी ट्रैप में जा रही है जो कि पीटीआई का पहले साल का ट्रैप था। अगर पीटीआई को 5 साल मिले थे जिसमें IMF में जाके इकॉनमी को मुस्तहकम करना था और 1 साल उसमें ज़ाया हो गया सिर्फ यही डिसीजन करने में कि IMF के पास जाना है या नहीं, तो मौजूदा हुकूमत को तो महीने मिले हैं, साल नहीं। उसमें भी 1-1.5 महीना इस बात पे ज़ाया हो जाए कि क्या जो स्टाफ लेवल एंगेजमेंट है वो रिवाइव होगी, और वो रिवाइव होने के लिए जो फ्यूल पे सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेना पहली शर्त है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं पे वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। क्या उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ये जो दोनों मिल के फैसला नहीं कर पा रहे, या कैबिनेट के अंदर रेजिस्टेंस है, इस वजह से मिफ्ता जो हैं जो कि IMF की स्प्रिंग मीटिंग में जो कमिटमेंट्स करके आए थे वो पूरी नहीं कर पा रहे, या उसकी कोई और वजह है। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि फौरी तौर पे जो है कुछ पॉपुलिस्ट डिसीजन लिए जाएं और उसके बाद इलेक्शंस में चला जाए। तो ये एक से ज़्यादा वजह हो सकती है, लेकिन इस वक्त जितनी ताख़ीर हो रही है वो हमारे रुपए की वैल्यू पे उसका असर पड़ रहा है, उसका असर हमारे रिजर्व्स पे पड़ रहा है, और उसका असर IMF के साथ जो प्रोग्राम की निगोशिएशन की बहाली है उस पर पड़ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सऊदीया और चाइना और बाकी सारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मशरूत किए बैठे हैं अपनी सपोर्ट को IMF के प्रोग्राम की बहाली से। तो ये तो हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, उन गलतियों को खुदा न खास्ता रिपीट भी कर रहे हैं, मामलात अल्लाह ना करे उस तरफ जा भी सकते हैं शायद। मैं शमसुल साहब आपसे पूछूंगा, आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिशियल ट्विटर पेज ही मैं देख रहा था, उधर भी ये कहा गया जी, कंसर्न आज सुना है कि जुबैर मोतीवाला साहब ने और जो सदर हैं उनकी तरफ से भी कहा गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कि शहबाज शरीफ साहब ऑर्डर दें स्टेट बैंक को कि वो इंटरवीन करे और फ्री फॉल को रोके। क्या मुतालबा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? और मुझे ये बताइएगा शमसुल साहब से, ये भी फरमाइएगा कि क्या एक हमें बहुत मजबूत सियासी तौर पर भी और माशी तौर पर भी वजीर खजाना इस वक्त चाहिए जो इस मुल्क को, मईशत को संभाल सके, या मिफ्ता साहब ये कर सकते हैं आपको लगता है? शमसुल इस्लाम साहब, सिचुएशन इस वक्त वही वापस वही कैच 21 की पोजीशन पे आप खड़े हुए हैं। एक तो जहां पर आपने 10 अप्रैल की पोजीशन पे छोड़ा था, वापस गैर यकीनी की सूरत वहाँ आ गई, और उसकी मेन वजह जो ये है कि डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रही है हुकूमत। और मैं समझता हूँ कि डिसीजन की जो डिले की जो कॉस्ट है वो जो डैमेज को इतना ज़्यादा जो है बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक जो सब्सिडी दे रहे हैं और उसको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, तो आपका एटलीस्ट कोई 3 बिलियन का रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक बर्न कर रहे हैं सब्सिडी पेट्रोल की शक्ल में। उसका ना तो किसी आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है, वो लोग हैं जिनके पास बाइक्स है, जो गाड़ियां चला रहे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो हुकूमत को पहला तो ये चाहिए था कि एक क्लैरिटी, एक मैसेज देते कि हमने कितने अरसे तक रहना है। अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि आपने पूरी जो आईनी मुद्दत है वो पूरी करेंगे या आप अर्ली इलेक्शंस में जाएंगे। IMF ने जो आपसे मीटिंग करनी है उसकी बेस पे वो ये करेंगे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप 1-2 महीने के लिए आप वापस जाना चाहते हो, तो फिर तो वो आपसे कोई खास रिजल्ट निकलेगा नहीं। इसके साथ ही जो आपको एक डिसीजन ये लेना था कि आपको जो डिसीजन जिसके बारे में आप बार बार ये कहते थे कि पिछली हुकूमत जो है वो बारूदी सुरंगें डाल गई है, वो लैंड माइंस बिछा गई है हमारे लिए, तो उसके ऊपर कोई लीगल कवर नहीं था, उसका ECC से अप्रूवल नहीं था। गो कि पिछली हुकूमत कहती थी कि उसके लिए उन्होंने फंड की अरेंजमेंट की थी, कि वो टैक्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जब लीगल कवर नहीं था तो इनको आते ही उसको रिवर्स करना चाहिए था। और अगर एकदम से नहीं तो आप डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस को चेंज करते रहते, ताकि आपके पास जो है जो लॉसेस जो है रेवेन्यू के, जो फिजिकल डेफिसिट आपका बढ़ रहा है वो मिनिमाइज हो सके। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी होगी, क्योंकि जो आपने देखा था कि 2018-19 के बाद जब वो बाकी रजा साहब आए थे तो उन्होंने आते ही कुछ ऐसे इकदाम किए थे जिसकी वजह से इंपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इंपोर्ट्स में आपकी अगर आपने वही पॉलिसी रखी और कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो फिर आपके पास मिफ्ता इस्माइल साहब, ये सही आपको लगता है कि हमें एक बड़ा मजबूत सियासी और माशी तौर पे वजीर खजाना इस वक्त चाहिए, या मिफ्ता इस्माइल साहब इज द सूटेबल कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल देखिए जी, मुफ्ता इस्माइल साहब का जो है उनके पास क्रेडेंशियल अच्छे हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आई डोंट थिंक कि वो कैपेबल है, वो कर सकेंगे, क्योंकि उनका एक एफिलिएशन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है अपनी पार्टी के साथ भी, अपने लीडर के साथ। तो वो अगर आप इस वक्त इस सिचुएशन में जब डिजास्टर्स की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आप पॉलिटिकल
इकोनॉमी चलाना चाहते हो और आप इस तरह से चलना चाहते हो कि आपको लोगों को खुश रखना है, उनको ऐसी सब्सिडी देनी है कि लेकिन एंड ऑफ द डे तो आपके पास वही मुश्किल हालात बनेगी और फिर आप कैसे कॉप अप करोगे इसके साथ। एग्जैक्टली। और एहसन मेहंती साहब, आपकी तरफ इस बात को लेकर आना चाहूंगा। आबिद सुलैही साहब ने भी कहा कि किस तरह उनको हालात नजर आ रहे हैं, शम्सुल इस्लाम साहब को भी। हम क्या खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं और कितना तेजी से जा रहे हैं, और रोकने के लिए तो फिलहाल कोई इकदाम अनाउंस नहीं हुए हैं, क्या उस रास्ते पर हम जा रहे हैं एहसन मेहंती साहब के ख्याल में? देखिए, आई थिंक कि हमने जो है वो पॉजिटिव साइड इस वक्त देखनी है। नई गवर्नमेंट जब आई है तो जाहिर है अपने एक रेशनल के साथ आई है और अपने एक प्रोग्राम के साथ आई है। अपेरेंटली हमें ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की जा रही है कि प्रोग्राम को रोल ओवर किया जाए, चाहे वो जो है डेट के मामले में हो, जो हमने डेट लिया है फॉर एग्जांपल यूएई गवर्नमेंट से, या फिर हमने डेट लिया या डिपॉजिट लिया है हमने फॉर एग्जांपल सऊदी गवर्नमेंट से, या फिर डेफरल पेमेंट की हमें मराते हैं। तो इस वक्त जो तमाम एफर्ट्स की जा रही हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से डेट रोल ओवर की जा रही है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वी आर नॉट इन अ क्रिटिकल सिचुएशन के जहां पर हम वी आर स्टैंडिंग एट 65% ऑफ जीडीपी। तो आई थिंक कि एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं वो हमें इस वक्त इम्पैक्ट करने के, जो हमें पैसे रिटर्न करने हैं उसको जो डील करना है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक यू नो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी रेशनल जो है वो किसी भी डोनर एजेंसी या फॉर एग्जांपल डेट प्रोवाइडिंग एजेंसी को जो है वो इसके मुराकात जो है वो उसको सबमिट करना था। आई थिंक हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले लिया है कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट जो है 3000 पॉइंट तक जो है उसके अंदर करेक्शन आया है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, और जाहिर है अनसर्टिनिटी के साथ हमने रुपये को भी जो है वो मुश्तइल तौर पे 5 या 6 दिन से जो है वो हमने एटलीस्ट 7 to 8 रुपीज़ डिप्रिशिएट होते हुए देखा है। तो आई थिंक कि इसको ओवर रिएक्शन की जो है मद में हम लेकर आ सकते हैं। इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि जो कैपिटल मार्केट है जो प्रिडिक्ट कर रही है इस वक्त जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम में हम जाने लगे हैं। ये पॉजिटिव बात है। मई 18 को मीटिंग होगी और उसके बाद डिसबर्समेंट होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जो मुराकात है उस पर गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लेना है, बट इट्स टू अर्ली कि मार्केट जो है वो पाकिस्तान की पैनिक्स की है और लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ही ये मामलात आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखना चाहिए, जहाँ पर तमाम ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो है वो करेक्शन देखा गया है पिछले 7 या 8 दिनों के अंदर। जो डाउ है या नैस्डैक है उसके अंदर जो है वो 6 से 7% जो है करेक्शन हुआ है, और पाकिस्तान कैपिटल मार्केट कंपैरेटिवली 4 से 5% पर जो है करेक्शन दिखा रही है। तो हमें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली ग्लोबल सिचुएशन को भी देखना चाहिए, जहाँ पर यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसका इम्पैक्ट जो है सप्लाई चेन को आ रहा है। दोबारा जो है वो हम कोविड की जो है वो फोर्थ लेयर जो है वो हमें सामने नजर आई है, जिसमें लॉकडाउन्स हैं। चाइना के अंदर भी लॉकडाउन्स है, अब हमने साउथ कोरिया के अंदर भी लॉकडाउन्स देखे, और फिर इसके अलावा जो ओवरऑल ग्लोबल जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस आई है इस वॉर को लेकर, जो रशिया की वॉर है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमने देखना है, सिर्फ हमने पाकिस्तान सिचुएशन को नहीं देखना, जहाँ पर हम सिर्फ इसी बात पर जो है वो मुस्तैद हैं कि नई गवर्नमेंट आई है जिसकी वजह से ये प्रेशर आ रहे हैं। आई थिंक कि हमें इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है कि अब हम आईएमएफ प्रोग्राम में रिवाइज्ड आईएमएफ प्रोग्राम जो $8 बिलियन की तरफ जा रहा है, 6 से वो इंक्रीज हुआ है, और फिर आगे $7.4 बिलियन का हमने सऊदी पैकेज भी सॉर्ट किया हुआ है, जो मोस्ट प्रॉब्ली एनी टाइम जो है उसके अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट जो है सामने नजर आ सकती है। तो आई थिंक कि आज कैपिटल मार्केट का भी जो बढ़ना था और उसकी वजह जो थी वो यही थी कि $2.5 बिलियन जो है एडिशनल फंडिंग जो है एडीबी की तरफ से जो है वो अप्रूव हुई है। और आई थिंक कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि जो पीडीएम है वो इस तरफ जो है वो फोकस करके बैठी हुई है कि हमें इकोनॉमिक टर्मोइल से पाकिस्तान को बचाना है और जितने भी डेट है उसको रोल ओवर करना है और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर दोबारा जाना है, और उस तरीके से जाना है कि जो कॉमन मैन है उस पर कम से कम इम्पैक्ट हो। तो आई थिंक कि ये पॉजिटिव साइड है और जिसको हमें इस वक्त इग्नोर नहीं करना। ठीक है, लेकिन ये इस सूरत हाल में जी आबिद सुलैही साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगा इस बात को लेकर। एक तो ये तो पॉजिटिव साइड है जो बता रहे हैं इस पर एहसन मेहंती साहब, लेकिन ये बताइएगा कि एक पैनिक बाइंग तो हुई है, खासतौर पर डॉलर में डॉलराइजेशन हुई है, लोगों ने पैनिक बाइंग भी करी है, डॉलर खरीद लिए हैं बहुत से लोगों ने कि बढ़ेगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस हल हैं। आपको नहीं लगता कि एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा पे हमें कंसेंसस की ज़रूरत है, और ऐसी सूरत हाल में अगर इंतखाबात होते हैं तो ये तो मजीद पॉलिटिकल जो टर्मोइल है और जो सियासी इंतशार है उसमें और इजाफा है। तो क्या इंतखाबात हल हैं, या फिर ये मौजूदा हुकूमती कंटिन्यूटी हल है, या फिर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आके संभाले इस कचरे को, इस सारी मसले को जो सियासी और माशी गंद है इसको साफ करे? क्या हल है सुधारी साहब? देखिए सफ़ियान, इस वक्त 2-3 ऑप्शन जो है वो ज़ेर बहस हैं मुख्तदर हलकों में और सियासी हलकों में। एक तो यही है कि मौजूदा हुकूमत जो है
वो मुश्किल फ़ैसले लेके वो 1.5 साल का टर्नओवर पूरा करे और देखे कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। दूसरा ये है कि अगर सियासतदान जो हैं वो टफ फैसले नहीं ले पाते तो फिर एक केयर टेकर सेटअप को दावत दी जाए जो कि आए और वो आके तमाम जो बल सफाई है वो करे। लेकिन उसमें भी ये होगा कि फिर मौजूदा हुकूमत को भी और PTI को भी ये पहले तय करना होगा कि केयर टेकर के जो इक़दाम हैं उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद ना की जाए। और तीसरी सूरत जो है वो ये है कि हमें थोड़ा सा अगर रैशनल होकर सोचें, इलेक्शन अब हो जाए या इलेक्शन 1.5 साल बाद हों, 3 बड़ी जमातों में से कोई एक होगी जो कि हुकूमत को लीड कर रही होगी, खा वो PMLN पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। तो चौथी जमात तो इस वक्त कोई नहीं है जो कि हुकूमत बनाएगी। तो 3 जमातों में से किसी एक को आना है और ये विन विन सिचुएशन है इन सब के लिए अगर वो थोड़ा सा कड़वा घूंट पीने दें, इकॉनमी पे पॉलिटिक्स ना करें, ताकि जो भी हुकूमत इलेक्शन के बाद जो भी जमात आती है वो हुकूमत बनाती है उसको कदरे बेहतर एक मुस्तहकम इकॉनमी जो है वो मिले। उसका एक जो प्रपोज़ल फॉरवर्ड किया था वो ये है कि वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर एक ग्रुप बनाया जा सकता है पार्लियामेंटेरियंस का। सेनेट में चूँकि PTI अभी मौजूद है, सेनेट में शौकत तरीन साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और लोग हैं जो कि एनर्जी को, इकॉनमी को समझते हैं। इसी तरीके से जो आपकी नेशनल असम्बली में जो सारी जमातों की नुमाइंदगी है हुकूमती जमातों की, तो उन पे मुश्तमिल कोई एक ऐसा पार्टी बना दी जाए, कोई इकनॉमिक सिक्योरिटी कौंसल टाइप कोई चीज़ बना दी जाए जो कि इकॉनमी पे कंसेंसस डेवलप करे और उस पर फिर पॉलिटिक्स ना हो उन इशूज़ पे। इस वक्त सारी जमातों के फ़ायदे में है कि वो अनफंडेड सब्सिडीज़ जो हैं उनको रिड्यूस करें। सारी जमातों के फ़ायदे में है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने की कोशिश करें। सारी जमातों के फ़ायदे में है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ को बढ़ाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कोई भी उसकी सेन जहन उसकी मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन उसको किस तरीके से आप सियासी इख्तलाफात का निशाना बनने से बचा सकते हैं ये देखना होगा। और आज की जो मीटिंग इस वक्त चल रही है लंदन में, उसके आउटकम को हमें देखना होगा कि वहाँ पे क्या फैसला होता है। PMLN की जो ठीक है, एक ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद आप तीनों माहिरीन से हम ये जानेंगे कि डॉलर को रोकने का तरीका कोई है या नहीं है, फौरी तौर पर रोकने का तरीका कोई है। श्रीलंका की हमने मिसाल दी जहाँ पर एक दिन में 8-8 रुपए तक उनका रुपया गिर रहा था। पाकिस्तान में सूरत हाल तकरीबन 1 रुपये तक रोज गिरावट आ रही है पाकिस्तानी रुपए की कदर में। इसके असरात क्या होंगे और इसको रोका कैसे जा सकता है, ये सारे सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, पहले मवाजना किया श्रीलंका के साथ, श्रीलंका में होने वाले हालात और यहाँ पर मौजूदा हुकूमत के वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के जो फैसले करने में ताख़ीर है उसको जो कंपैरिजन और ममासलत जोड़ने की हमने कोशिश की है कि आखिरकार क्या हालात खुदा ना खास्ता उस नहज पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। डॉलर को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? शमसुल इस्लाम साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये तो फ्री फॉल सा लग रहा है। आज जिस तरह मैंने पहले था कराची चेंबर, उस दिन हमारे शो में FPCCI स्टॉक ब्रोकर्स थे मुख्तलिफ, वो सब कह रहे थे कि कुछ करना चाहिए। कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट है, ना स्टेट बैंक की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, किसी किस्म का कोई लफ्ज़ सुनने में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत है ही नहीं। शमसुल इस्लाम साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई 1 महीने से ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन सामने नहीं आया और हुकूमत नहीं नज़र आ रही और कुछ पैरालाइज सिस्टम हुआ है। आप देखें किसी एक के पास भी ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो एकदम से जो है आपका जो डॉलर के ढेर लगा दे पाकिस्तान में। आपके पास सिर्फ एक ही हाल है और वो ये है कि इनको फौरी तौर पे जो है अपना एक बजट अनाउंस करें, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा आपने ड्यूटीज़ को बढ़ाना है ताकि आपकी जो इंपोर्ट, जो अननेसेसरी इंपोर्ट हो रही है, जो गाड़ियाँ आपकी आ रही हैं, उसका जो है कुछ कम हो सके। तो उससे जब आप प्लग करेंगे डॉलर का ड्रेन, तो फिर आपके जो रिजर्व जो है जो मुश्किल हालात में इस वक्त मौजूद हैं वो बेहतर हो सकते हैं। वरना आप अगर आप यही करते रहे और इसको डिले करते रहे और या थोड़ा सा आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रुपी जो है आपका फ्री फ्लोट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो दोनों इंस्टीट्यूट यूज़ किए जाते हैं, एक तो आप एक्सचेंज रेट के जरिए उसको कंट्रोल करते हो, दूसरा इंटरेस्ट रेट के जरिए। ये
जब दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो एक ऐसा बनता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आपकी इकोनॉमी को हर्ट करता है। आपको एक ऐसा प्लान लेके आना होगा कि आपकी इंडस्ट्री की आउटपुट भी बेहतर रहे, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती रहे और आपके पास जो शॉर्टेजेस होती हैं वो ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा कि इस पूरे सिनेरियो में डॉक्टर साहब कहते हैं 160 रुपए पे लेकर आना चाहिए इसको, क्या ये पॉसिबल है? और ये दूसरी बात बताइए कि वो ये भी कहते हैं कि हमने एक्सचेंज रेट को जो जिस तरह रखा फ्री फॉल में, तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े नहीं, बल्कि उल्टा हमारे जो इस पर दूसरे ममालिक हैं उनको फायदा, हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं एक तरह से। और क्या वो ये सही कहते हैं? और क्या एक्सचेंज रेट पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए हम एक अफोर्ड कर सकते हैं ये फ्लोटिंग या मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट? फ्री फ्लोट तो आपको रखना होगा, लेकिन हर मुल्क जो है करेंसी को मैनेज करता है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा रिजर्व इस वक्त चाइना में है, लेकिन आप उसकी करेंसी को देखें तो वो भी मैनेज कर रहा है, और दूसरे ममालिक भी हैं वो उसकी करेंसी को मैनेज करते हैं। अपनी इंपोर्ट को देखते हुए सारा कुछ किया जाता है। पाकिस्तान में जो आपने अभी जिक्र किया कि कोई 50% से ज्यादा की जो डिवेल्युएशन हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद तो अपने एक्सपोर्ट्स का जो इंक्रीज देखा है, वो अगर डिवेल्युएशन के रेट को देखा जाए तो वो बहुत कम है। आपने जो है क्वांटिटी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं की, और ये एक गलत एक पॉलिसी है कि हम जो अपना जो है दूसरे ममालिक का इन्फ्लेशन कम करने के लिए यहाँ से सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाम ऑयल का आपने देखा कि इंडोनेशिया ने बैन किया और मलेशिया जो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दोनों वो कंट्री हैं जो पाम ऑयल के ऊपर एक्सपोर्ट टैरिफ रखती हैं, ताकि उनके लोकल जो है उसकी प्राइस हाइक इतनी ज़्यादा ना हो सके। और जब देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। इसी के साथ आप देखें अर्जेंटीना में देखें तो वहाँ पर जो सब्सिडी का ऐसा सिस्टम है कि गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी अपनी जेब से नहीं देती, वो इंडस्ट्री को कहती है कि आप सोयाबीन अगर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी लोकल प्राइसेस को मेंटेन करो। तो हमारे यहाँ तो एक ऐसा है कि इतनी ज़्यादा जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ है, और वो सारी की सारी प्रो रिच हैं। उसमें जो चाहे आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी सब्सिडी देखें, जो इस गवर्नमेंट ने आते ही रमजान के बाद और उसको मजीद बढ़ाया और 180 रुपए किलो के हिसाब से घी पे दे रहे हैं, वो सारा जो है अल्टीमेटली आपका जो है टैक्स जो इकट्ठा करे उसके अंदर उसको ड्रेन कर रहा है, उसको ज़ाया कर रहा है। साथ ही आपने देखे जब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फिर आपकी जो उसकी जो डेट सर्विस की पेमेंट है वो भी बढ़ रही है, और इस वक्त आपने देखा वो भी बढ़ चुका है। फिर इस हालात में आपकी मनी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने जो कहा कि इंपोर्ट्स को कम करने का कहा, तो ये भी शमशेद साहब बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, उस एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत से इनपुट्स भी ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट होते हैं, तो कहीं इसका इंपैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो नहीं नेगेटिव पड़ेगा? कहा कि जो आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो एक्सपोर्ट में यूज हो रहा है, उसको नहीं करना। आपकी वो चीज़ें जो लग्जरी चीज उसमें आती हैं, जो गाड़ियां जो है वो आप बताएं कि गाड़ियां आप इंपोर्ट कर रहे हो, 7-7 साढ़े 7 करोड़ की गाड़ी आदमी पाकिस्तानी लेके चला रहे हैं, तो क्या ऐसी गाड़ियों की हमें ज़रूरत है? वो किसी एक्सपोर्ट में आती है। आपको एक ऑटोमोबाइल पॉलिसी को भी चेंज कराना चाहिए। आपने मुसलसल कई दिहाइयों से ये रखा हुआ है कि बनाओ और लोकल मार्केट में बेचो, उनको आप टैक्स का इंसेंटिव दें। आपके पास मोटरसाइकिल कारें इनकी एक्सपोर्ट के लिए इनको कहें कि जी हम आपको इंसेंटिव देंगे, आप एक्सपोर्ट करो। आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है। ये पाकिस्तान आज जिस स्टेज पे खड़ा है, यहाँ हमारी 50 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, और आज हम अपना सिर्फ कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को हमने देखे कितनी एक्सपोर्ट्स कर ली, जबकि वहां से इंपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा हो गई। तो हम अपनी इतनी ज्यादा रिलैक्स्ड इंपोर्ट अगर करेंगे तो फिर आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो खत्म हो गई। सब्स्टिट्यूशन की बात होती रही, लेकिन इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आप देखें कहाँ आई हैं। अब आपने टर्फ का जो रखा है तो उसमें भी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पिनिंग में हुई है, वैल्यू एडिशन में इतनी ज्यादा नहीं हुई, और उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी शॉर्ट है। तो हम तो बहुत ही ज्यादा मसाइल हो चुके हैं कि जिनको हल करने के लिए आपको एक पहला काम तो ये करना है, एक बजट दे और ये पॉपुलिज्म के एडिक्शन से बाहर आए। आप लोगों को पता है, देखिए पिछले वज़ीर आज़म साहब जो चले गए वो बड़े प्यार से घबराना नहीं कहते थे और उसके बाद वो सख्त डिसीजन ले लेते, लेकिन अभी तक इनका कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया जिसका लगे कि वो लोगों को जो है वो पसंद ना आए। तो आपको ये भी अल्टीमेटली आप अपनी मासेस को एक गुर्बत की तरफ लेके जा रहे हो। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा पाकिस्तान में। अभी देखें गंदम का एक बहरान आने वाला है, और सिर्फ इस डिसीजन पे कि हमने 3 मिलियन इंपोर्ट करनी है, मार्केट में 2100 से मार्केट बढ़ के आज 2300 की हो चुकी है, और ये और बढ़ती जा रही है। आपको एक सिस्टम बनाना होगा ताकि आप अपने मुल्क के अंदर बहरानों से लड़ने के लिए कार्टेल्स को कंट्रोल करें। बैंकों का कार्टेल बन गया है, हर खाने पीने की चीज का कार्टेल बन गया है। चिकन को देखें, किसी चीज को देखें, कार्टेल बने हुए, उनके ऊपर तो कोई आपने ऑर्डिनेंस होते हुए भी कोई कंट्रोल नहीं किया। आप इतने अच्छे मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप इसके ऊपर एक्शन लो ताकि आपका जो इन्फ्लेशन है जो आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड होता है पाकिस्तान में, आपको पता है ना कि ये इन्फ्लेशन जो होता है ये डिमांड पुल नहीं है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, आप करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर देते हो, उसके बाद भी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो इंडस्ट्री बनाएगी वो तो महंगी होगी। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा ताकि आप अपने पास एक अच्छे
ठीक है, शमस उस्ताद साहब की अहम तजावीज़ सामने आ रही हैं। आबिद सुलैही साहब से क्योंकि उन्होंने कुछ टारगेटेड सब्सिडीज़ के बारे में लिखा भी था, बल्कि एक फ्रेमवर्क उन्होंने पिछली हुकूमत के जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो फ्रेमवर्क था उसको पेश भी किया था। वो क्या था? वो टारगेटेड सब्सिडीज से हम फ्यूल सब्सिडी से किस तरह छुटकारा या उसका आसान हल क्या हो सकता है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवाल माशी हकायक पर रोशनी डाल रहे हैं। आबिद सुलैही साहब, एक तो ये कि डॉलर को किस तरह रोका जाए, वो तो कुछ इकदाम हैं जो शमसुल इस्लाम साहब ने भी फरमाए। एक सब्सिडीज के हवाले से आपने भी एक हल किया, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रुप था पिछली हुकूमत का, उसको वो हल क्या है और क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर कैश ट्रांसफर्स या टारगेटेड सब्सिडी दी जाए मौजूदा सूरत हाल में? जी देखिए सफ़ियान, इस वक्त हमारे पास डाटा बेसिस मौजूद हैं जी। और बुनियादी तौर पर वो हल ये था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने एक कंप्यूटराइज्ड वेल बीइंग सर्वे जो है वो कंप्लीट किया है। घर घर जाके लोगों का जो है स्टेटस वो चेक किया है। वो डाटा हमारे पास मौजूद है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे आपके पास सारे मोटर बाइक्स और जो ट्राई व्हीलर्स हैं उनका डाटा मौजूद है। और आपके पास FPR का डाटा तो मौजूद है। तो ये जो डाटा ट्रायंगुलेशन है नादरा की हेल्प से ये किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि कौन से ऐसे मोटर बाइक्स वाले हैं जो कि एक ख़ास वेल बीइंग स्कोर पे फॉल करते हैं। जो भी उस थ्रेशोल्ड से नीचे हो, जब पेट्रोल की कीमत एक ख़ास हद से ऊपर जाती है तो उनको कैश ट्रांसफ़र जो है वो दे दी जाए और बाकी सब लोग जो हैं इंक्लूडिंग वो भी वो मार्केट प्राइस पे पे करें। चूँकि आज का जो इस वक्त सब्सिडी को अगर हम देखें तो तकरीबन 3.5 अरब रोज़ाना की सब्सिडी पे हो रही है। जो मई का क्रूड ऑयल की प्राइस है, मई का जो निकाला गया वो तकरीबन 115 अरब रुपए की फ्यूल सब्सिडी होगी मई के महीने की। तो जाहिर है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आपको नहीं मालूम कि ये क्रूड की प्राइसेस जो हैं वो क्या जाएंगी। अगर FPR का परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसको फिस्कल डेफिसिट आप पूरा कर भी लेते हैं उन सब्सिडीज़ का, तो जो इंपोर्ट हो रहा है ऑयल उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ता चला जा रहा है ना, तो हमें उसकी कंजम्पशन को रोकना है। इसी तरीके से हुकूमत को ये जो सैटरडे को वर्किंग डे डिक्लेयर किया है इसको देखना होगा। मेरा ख्याल है कि ये आपकी पेट्रोलियम कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए ये खासा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो हमें वापस 5 वर्किंग डेज़ पे जाना होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी आप अपनी तवानाई को बचा सकते हैं उसको बचाइए, जहाँ जहाँ पे भी पेट्रोलियम कंजम्पशन को कम कर सकते हैं वो कम करें, टारगेटेड सब्सिडीज़ पे जाएं और बाकी सब लोगों को फुल प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगी। अगर फुल प्राइस पे करना पड़ती है तो उसकी वजह से भी डिमांड में कमी आएगी और थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो डॉलर रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर थोड़ा कम होगा। सही। और एहसन मेहंदी साहब, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं डॉलर को यहाँ पर रोकने के लिए कि मजीद ऊपर ना जाए, रुपए की कदर को थोड़ा इस वक्त गिरावट को रोकने के लिए? एहसन मेहंदी साहब जी। एहसन मेहंदी साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर है। इस वक्त जो है वो हमें डायरेक्शन जो है वो चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसी सारी जो नॉर्मली जो बातें होती हैं वो एतमाद की होती हैं। इससे पहले जो स्लोगन आपने देखा होगा इमरान खान के टाइम पर जो है वो आया था कि जो घबराना नहीं है, इस तरह की जो स्लोगन्स थे वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वो सपोर्ट रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो लिया जाए, सिटीजन का कॉन्फिडेंस लिया जाए, ताकि जो FDI नंबर्स हैं पाकिस्तान के, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो जाहिर है हमारे फॉरेन रेजिडेंसीज हैं उनकी तरफ भी है, रेमिटेंसेज इंप्रूव होंगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप होंगे। आई थिंक कि जो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी उसका खास तौर पे जो दारोमदार है वो इन्वेस्टर कन्वीनियंस की तरफ है। और आई थिंक कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गुंजाइश है कि जहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लिया जाए, फॉरेन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन किया जाए और लोकल पाकिस्तानीज को किसी भी तरीके से एतमाद में लेकर एक इन्वायरमेंट जो है कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी और तमाम
जाहिर है ओवरऑल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़ के जो है वो हमें सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। आई थिंक कि इनिशियली जब गवर्नमेंट आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टर इस्माइल खान की तरफ से ऐसे कमेंट्स दिए गए थे कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर लेनी चाहिए, अंडर वैल्यूड है। आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड भी जो है हम तवक्को करते हैं कि वहाँ से ज़्यादा कमेंट्स आए जो कि इन्वेस्टर ठीक है। और शमसुल इस्लाम साहब, लास्टली आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पे आपको उम्मीद है कि लंदन की मीटिंग से कोई आउटकम निकलेगा? नहीं, अभी मुझे लग रहा है ऐसा कि ये थोड़े से कुछ डिसीजन लेंगे और शायद इसकी पेट्रोलियम की प्राइसेस को मामूली सा कुछ इजाफा करें, लेकिन ये हल नहीं है। रुपया जिस तरीके से नीचे गिर रहा है उसके एक रीजन ये है कि आपके पास रिजर्व जो है अब 10 बिलियन से भी कम हो चुके हैं। स्टेट बैंक के पास सही है। पैसे शमसुल नहीं साहब, है मुझे कि शुक्रिया अदा करना होगा, आपका वक्त यहाँ पे पहुंच रहा है। आपका भी एहसन मेहंदी साहब, आबिद सुरैई साहब का फॉर योर फीडबैक। यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।